राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। कम्युनिकेशन टुडे की 60वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार श्रृंखला की अपनी एक विशेष महत्ता है, क्योंकि ये आयोजन एक ऐसे अवसर पर किया जा रहा है जब हम देश के हॉकी के एक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर वर्ष 2012 से जो राष्ट्रीय दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है, खेल दिवस मनाने की, उस अवसर को एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस दिवंगत आत्मा के प्रति कहीं श्रद्धांजलि इस संकल्प के साथ कि इस देश में खेलों के क्षेत्र में निरंतर नई उपलब्धियों का माहौल बने और हम देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना सकें। कम्युनिकेशन टुडे, जैसा कि हमारे अधिकांश मित्रों को जानकारी है, पिछले 26 वर्षों से प्रकाशित मीडिया जर्नल है, जयपुर से जिसका प्रकाशन हो रहा है। पिछले वर्षों में कम्युनिकेशन टुडे ने कुछ विशेषांक प्रकाशित किए हैं। हाल ही में डिजिटल मीडिया, मीडिया एजुकेशन, कोविड और मीडिया आदि उल्लेखनीय विशेषांक रहे। कोविड के दौर में महात्मा गांधी की जन्मदिन के अवसर पर हमने 2 अक्टूबर 2020 में ये यात्रा शुरू की कि कोविड के दौर में हमारी शैक्षणिक विचार विमर्श की परंपरा किसी तरह से जारी रहे। उस दृष्टि से ये आज 60वीं वेबिनार का हम आयोजन कर रहे हैं। पूरे डेलिब्रेशंस हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो मित्र अपनी समय की प्रतिकूलता के कारण इसमें नहीं जुड़ सके, वो उस वीडियो के माध्यम से इस सारे परिसंवाद को सुन सके, अपनी टिप्पणी कर सके और इस विचार विमर्श की श्रृंखला को हम निरंतर देश दुनिया में उन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए जहां हमारी भाषा और प्रतीकों को समझने वाले हैं वहां तक हम पहुंच सके। इस दृष्टि से हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी हमारे रजिस्टर्ड इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को ये हम शेयर करते हैं। आज के हमारे इस श्रृंखला में जो विशेषज्ञ हैं, 3 विशेषज्ञ हैं जिनका खेल और खेल पत्रकारिता से सीधा जुड़ाव रहा है। हमारे बीच में हैं वरिष्ठ पत्रकार जयपुर के श्री दिनेश शर्मा, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं इनको आमंत्रित करूंगा तब दूंगा। हमारे साथ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर रत्नेश सिंह हैं तथा हमारे साथ उड़ीसा की डॉक्टर फकीर मोहन यूनिवर्सिटी की जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति पाढ़ी है। जैसा कि प्रारंभ में मैंने कहा कि यह दिवस मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। ध्यानचंद एक ऐसा नाम जो देश दुनिया में अपनी हॉकी की जादूगरी के लिए चर्चित रहा है। क्रिकेट में बैडमैन, फुटबॉल में पेले जैसे महान खिलाड़ियों के समकक्ष हम ध्यानचंद जी को याद करते हैं। ब्रैडमैन तो कहा करते थे उनके लिए कि ये तो ऐसे गोल करते हैं जैसे मानो क्रिकेट में रन बन रहे हैं। ऐसी महान शख्सियत, जिनके भाई रूप सिंह भी क्रिकेट हॉकी के महान खिलाड़ी थे और उनके बेटे अशोक कुमार ने भी ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक ऐसे खिलाड़ी जिनके जीवन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा कहते हैं कि हिटलर ने उनको ऑफर किया था कि आप जर्मनी के साथ खेलें, लेकिन एक ऐसे स्वाभिमानी खिलाड़ी के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करना लगभग असंभव ही था। ऐसा मानते हैं कि मानो उनकी हॉकी के साथ चुंबक जुड़ गया था और वो जो बॉल है वो उनके साथ चिपक जाती थी। हॉकी के टुकड़े तक किए गए, ये देखने के लिए कहीं कोई इसमें जादू तो नहीं है। एक ऐसे महान खिलाड़ी जिनके नेतृत्व में अमेरिका को हमने उस ओलंपिक में 1936 में 24 गोल से पराजित किया। ऐसे महान खिलाड़ी की स्मृति में खेल दिवस मनाए जाने की यह परंपरा, आज के दिन इन खिलाड़ियों को जहां सम्मानित किया जाता है, वहीं हमने जो विषय चयन किया है आज, वो किया है फिल्मों में खेल खिलाड़ियों का चित्रण किस रूप में किया जा रहा है। वस्तुतः इसके पीछे मुझे लगता है कि जो मूल भावना है वे यही है कि इन फिल्मों के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को या दर्शकों को यह संदेश दे पाएं कि एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक समर्पण के साथ यदि हम प्रयत्न करते रहेंगे, चाहे कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। शायद इसी संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ जिस तरह से ये फिल्में हमारे यहाँ पिछले वर्षों में बनाई गई, क्या
वो अपने उन उद्देश्यों में सफल हो पा रही है, क्योंकि उसका जो दर्शक है वो दर्शक तो उन खेलों से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। अधिकांश फिल्में जो अब तक मूल कथ्य रहा है वो सस्पेंस, या जिसको हम कहते हैं कि जो चलता हूं बम्बईया फिल्म या उस तरह की हम बात करते हैं, उस दौर में पिछले 30-40 वर्षों में जिस तरह से इन फिल्मों का निर्माण हुआ, और चक दे इंडिया ने तो मुझे लगता है कि पूरी एक धारा को बदल दिया। हालांकि 1984 में हिप हिप हुर्रे के माध्यम से एक स्पोर्ट्स कोच पर एक फिल्म बनाई गई। अमेरिका में बहुत पहले से, शायद फिल्म निर्माण की जब शुरुआत हुई तभी से फिल्म बनाने की परंपरा शुरू हुई। फिल्में हमारे कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव की प्रतीक है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले खिलाड़ी जब एकजुट होकर के अपने गांव, अपने देश, अपने राज्य की गौरव के लिए जिस तरह से समर्पित होते हैं, शायद ये एक संदेश है कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता की दिशा में ये फिल्में अपनी एक महती भूमिका का निर्वाह कर सकती है। लेकिन क्या इन फिल्मों के माध्यम से कहीं हम लैंगिक समानता की बात भी करते हैं? अधिकांश फिल्में जहां पुरुष को नायक के रूप में दिखाया जाता है, जहां मर्दानगी को एक प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि इस मिथ को भी हमारे फिल्मकारों ने तोड़ा है, और मैरी कॉम और सानिया पर जो केंद्रित जिस तरह की फिल्में हैं, उन्होंने कहीं उस महिला उपलब्धियों को, या मिताली पे जो फिल्म बनी, उन्होंने कहीं इस तरह की भावनाओं को आगे प्रचारित किया है। लेकिन क्या ये फिल्में अपने उद्देश्यों में सफल हो पा रही है? भारत में उस खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने की दिशा में सफल हो पा रही है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं। कभी फिल्मों के बहुत सारे दौर हैं। स्पोर्ट्स ड्रामा बने हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बनी, स्पोर्ट्स कॉमेडी भी बनी। तो इन सारी फिल्मों के जो अलग अलग पक्ष हैं, तो हमारे साथ जो 3 एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। भारत में हालांकि कुछ ही ऐसे खेल हैं, क्योंकि शुरुआत शायद क्रिकेट से हुई, हॉकी पे फिल्में बनी, कुछ कबड्डी या कुछ पर कुछ और फिल्में बनी, लेकिन विदेशों में बहुत सारे भूले बिसरे जैसे खेल हैं, उन पर फिल्में बन रही हैं। तो समग्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम आज चर्चा करेंगे कि फिल्मों में खेलों को किस रूप में चित्रित किया गया है। और इस चर्चा की शुरुआत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर स्मृति पाढ़ी को। डॉक्टर स्मृति, जिन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी में अपने अध्ययन के दौरान सिनेमा इनका एक विशेष विषय था, सिनेमा पर इनकी एक विशेष रुचि रही है, और सिनेमा के साथ साथ मीडिया शिक्षक के रूप में आपने अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ काम किया है। जयपुर में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और IIS यूनिवर्सिटी के साथ आपकी एक लंबी पारी रही। उसके बाद अहमदाबाद स्थित स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मैनेजमेंट का एक कोर्स प्रारंभ किया। लगभग 2-2.5 वर्ष वहां काम करने के बाद आपने फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर उड़ीसा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहां ज्वाइन किया। मूलतः उड़ीसा की हैं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में आपको कार्य करने का मौका मिला। राजस्थान में काम किया, महाराष्ट्र नागपुर संत तुकोराव यूनिवर्सिटी से आपने अपनी PhD की उपाधि प्राप्त की। अनेक सेमिनार्स में आपने पार्टिसिपेट किया। आपके शोध पत्र देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। संयोग से कम्युनिकेशन टुडे के असिस्टेंट एडिटर के रूप में भी आप वर्षों से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ा जो आज के संदर्भ में इनका एक परिचय में जो मुख्य बात है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में रहते हुए इन्होंने 100 से अधिक एपिसोड खेल और उससे जुड़े विभिन्न पक्षों पर तैयार किए, जो गुजरात का एक चैनल है उस पर नियमित रूप से अभी भी प्रसारित हो रहे हैं। तो वो 100 एपिसोड उनके खेल का जो पूरा परिदृश्य है उसको समझने में, उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक विशेष योगदान दिया था। बहुत अधिक, और एक पुस्तक आपकी फोक मीडिया पर प्रकाशित हो चुकी है। मैं डॉक्टर स्मृति पाढ़ी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विषय में, क्योंकि इस विषय को प्लान करते समय जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो आपस में उस चर्चा के दौरान ही हमने ये तय किया था, बहुत समय से इस पर हमारे कहीं विचार चल रहा था कि स्पोर्ट्स पे जो इस तरह की फिल्में बनी है खिलाड़ियों के प्रेरक जीवन को लेकर के और उससे जुड़े हुए अन्य पक्षों पर, तो उससे कहीं एक विचार विमर्श किया जाए। तो चर्चा की शुरुआत में मैं इनको आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर स्मृति पाढ़ी। Thank you so much, Bhanavat sir. I hope my voice is clear and audible to everyone present here in this meeting. At the outset, I wish everyone a very happy National Sports Day. We are commemorating the birth anniversary of Major Dhyan Chand ji, Dr. Ratnesh Singh ji, Professor Sanjeev Bhanavat sir, whose brainchild is this entire webinar series that is being organized under the banner of Communication Today, with beautiful topics and very creative discussions that are going on since quite a few time now.
Dr. Usha Sahani, Dr. Prithvi Senger, the entire team of the support staff who are involved in organizing this beautiful webinar. Very good morning and a very hearty congratulations for taking this series forward with this creative topics. So yes, sir, as you said, while we were thinking for quite some time now, what should be the next topic of deliberation for our webinar, and because this is being celebrated in the entire nation as a National Sports Day, and government and private organizations and different institutions are encouraging people to participate in sports, to play sports for 1 hour. We also thought that what can be done under this banner of communication today, and this idea is great. I would reiterate it once again, that talking of films as a medium, they are having a lot of potential. They are very powerful. They shake you up to the very core. They can make you cry, they can make you laugh, and such is the impact of the medium of this audiovisual, the films. So why not see that how sports have been represented in these cinema, in Indian cinema across the country, and especially talking about Hindi cinema. There has been a lot of experimentation which is being done for quite some time now. We have moved from that one pattern filmmaking where there's this triangle, a love triangle, or maybe hero heroines who are dancing around the trees. So we have come a long way forward, and we have seen experimentation with different themes and narratives, and making films on sports personalities, making films on their lives is something which has increased in the last decade. I have personally got this films on Saina Nehwal, and I think 3 or 4 days back, I just watched the movie Shabash Mithu, which is again a very beautiful presentation of the story of Mithali Raj, and how and what challenges Indian women cricket team faced in this entire journey towards this fame. So and many others. But to begin with, yes, as I would just like to give a short, very brief introduction of why is this so important. So sports, as we all know, we have been associated with sports since we were children. We were little ones. Those was recreational sports. We would play out just outside our house, and not get that. It's not a formal way in which we were introduced to sports. But then sports became a part of us, became a part of our lives from the very beginning of our upbringing. So it gives that dopamine rush. It makes you happy. It gives that good happy hormones. It secretes that happy hormones inside you. Also, it teaches you, unity and leadership. And 10 children you see when they are playing outside our houses, we see how they make plannings, how they make teamwork, and how they play a certain game with that spirit of the best of the spirit. So it can be a great teacher. Sports is a great teacher, and for the problems that our juveniles are facing, problems that our teenagers are facing these days, given this social media addiction or addiction of substance, or sometimes solution for all of them. So why not sports as a career option? When I was growing up, I was a very active child, but then never for once my parents told me this thing, or anyone told me this thing, that sports can be a career option for me. I have never been exposed to this idea that sports can be a career option for me. So fortunately, when destiny took me to the sports university, I was associated with a course of sports journalism, but then I saw that how students who were doing courses in physical education, and I was envious of that particular entire this branch of study, this field of study, wherein you have this chance of staying fit, playing different games, knowing different rules of a game, enjoying it, and then that is your career option. You're earning out of it.
So that is when I started getting more into sports. I started watching more sports, and I did this project of Gujarat government where I made around 200 episodes on different sports. We went to villages, and we made episodes on traditional sports of Gujarat, along with this formal I mean the sports, the different other sports which are Olympic games. So, in that course of time, I realized that India is basically a sports loving nation. We like to lay down on our couch and watch a certain game, eat our popcorns, and enjoy that. And participation is very less. So, when the Olympics is over, or Commonwealth is over, Asian Games is over, then the question comes that in this 138 crore population, why the numbers of medal is so less? So suddenly the question pops up that time. And sports ecosystem is really missing in this country. If you see other countries, like you learn to walk and run and ride a bicycle, they also teach their kids how to swim, or they introduce their children to sports from a very young age. So but here in India, you don't have that ecosystem. Parents are not having these approaches as far as sports is concerned in their mind. Also, infrastructure is lacking. So, with all these problems given on one side, films being such a potential medium that affect your emotions, affect your mind, affect your thinking process, they can play a very big role in changing the status quo, in introducing the sports, a positive sports ecosystem in this country. So, with the different sports personalities represented in films, and their stories being told. So when a story is told, it is you also experience that emotion. When you read about a person in a book, you just know the story. But when you watch a movie on that person, you actually experience that story. You cry along. You see the person falling down, getting up, see the challenges, how the person has dealt with. Your five senses are involved at a time. आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, उसके कहानी को महसूस भी कर रहे हैं, आपके रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं. So with all your senses, you are sitting there for that 2 hours duration of time, and you're moved. तो जैसे दंगल मूवी की अगर मैं उदाहरण दूं, दंगल मूवी की बात करूं, तो उसके जो भी वहां डायलॉग्स हैं, या जो लास्ट सीन है जब गीता फोगाट इज ट्राइंग टू मेक दैट लास्ट मूव एंड स्कोर पॉइंट्स, एंड दैट difficult wrestling move that she has to make, and she closes her eyes, and वो बिल्कुल अपने बचपन में चली जाती है, जब उनके फादर ने उन्हें धक्का दिया होता है, और वो बिल्कुल एक तालाब के अंदर चली गई होती है. कि आपको जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस, गेम में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब मैं एज अ कोच या एज अ फादर नहीं रहूंगा, आपको खुद ही डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी अ मूव. तो वो जो सीन है, वो देखिए इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि it comes back to my mind even when I am not watching that movie. मैं अपने जीवन की स्थितियों से भी जब जूझ रही हूँ, जब सीन याद आता है, okay fine, this is how that sports personality has done it. If she can bring laurels to this country, make India proud, bring a gold by doing so, okay, I can also implement that in my own life. तो ऐसे इंस्पायर करते हैं उनके स्टोरीज, जब वो इतने बड़े पर्दे पर इतने सारे इतनी अच्छी म्यूजिक के साथ, डायलॉग्स के साथ उसका जो चित्रण किया जाता है, वो इतना इम्पैक्टफुल होता है कि वो आपके जहन से ही नहीं निकलता है. ऑल ऑफ योर सेंसेस आर इनटू दैट, एंड दैट स्टेज विद यू फॉर अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So this is the impact of it. तो आप सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो बायोपिक बना है, या लेटेस्ट इफ यू सी द स्टोरी ऑफ 83 द टीम, the MS धोनी के ऊपर जो है, मैरी कॉम एंड पान सिंह तोमर, और अजहर और बुधिया सिंह के ऊपर जो है बॉर्न टू रन. So all these films, they tell stories of people. They tell stories of how a certain person has come out victorious of a certain situation, or despite being the entire situation hostile. जब दंगल की बात करें, तो कैसे वहां महिलाएं बिल्कुल कुश्ती लड़ती ही नहीं थी, और उनके जो फादर थे
वो दोनों बच्चियों को लेकर के एक मेल ड्रेसअप में लेकर के जाते थे और बिल्कुल मेल प्लेयर्स के साथ उनको फाइट कराते थे, बिल्कुल ये बिना सोचे कि कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। छोटे से गांव के माहौल में अगर वो इतनी चुनौतियों को मात देके अगर आगे बढ़ सकते हैं एक गेम को लेके, तो एक पूरी एंटायर जनरेशन को वो एक लिफ्ट अप करता है। ओके फाइन, वी कैन आल्सो डू इट, वी कैन आल्सो डू द सेम thing, we can also make our own story. So this is the impact that films have, and I think we all should watch more movies made on films, and we should also as filmmakers make, जो भी फिल्म मेकर्स हमारे हैं उनको और भी फिल्में बनानी चाहिए। और हमारा जो ये स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें पेरेंट्स इतने ज्यादा बच्चों के वो इतने एनकरेज नहीं होते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए वो नहीं अलाउ करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं, वो भी मोटिवेट होंगे। एंड बच्चों को भी एक माहौल मिलेगा और एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो बहुत शुरुआती समय से किसी एक खेल के साथ जुड़े और अपना करियर बनाए। सो विद दिस आई वंस अगेन थैंक प्रोफेसर संजीव भानावत सर for giving me this wonderful opportunity to be part of this beautiful webinar, and for coming up every time with innovative and creative topic and continue this webinar series. And once again, I would thank everyone for their very patient hearing for whatever I have said. Thank you, everyone. A very happy National Sports Day once again. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्मृति। कोई भी फिल्म और विशेषकर यदि वो खेलों पर केंद्रित है तो वे खुशी और उल्लास का एहसास कराती है। हम उस खिलाड़ी के जीवन के साथ कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं, उसके संघर्ष, उसने जिस तरह से उसका जो एक सस्पेंस है उसके साथ कहीं जुड़ करके हम उसके जीवन के साथ कहीं अपना तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। किस तरह से स्पोर्ट्स फिल्म हमारे मन में एक उस तरह का प्रेरणा का भाव जागृत करते हुए कहीं स्पोर्ट्स को करियर के रूप में भी एक विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। कुछ इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित आपका ये बातचीत वक्तव्य। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रत्नेश सिंह जी को। डॉक्टर रत्नेश इस समय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और यूजीसी एचआरडीसी उसके डायरेक्टर हैं। पिछले करीब 7 वर्षों से आप देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण के साथ भी एक तरह से जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन आप वहां कर रहे हैं। इन अकादमिक उपलब्धियों के साथ साथ खेल जगत में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वस्तुतः क्रिकेट, जैसा मैंने आपका वो जो सीवी देखा था उसे मुझे लगा कि क्रिकेट आपका एक जुनून के रूप में है और आप देश की अनेक एकेडमीज और विशेषकर MS धोनी एकेडमी के साथ आपका एक जुड़ाव रहा। और जो हमारी अंडर 16 की जो टीम्स है, मतलब देश का जो युवा या अपकमिंग जो जनरेशन है उसको ट्रेंड करने में आपकी विशेष भूमिका रही। ग्वालियर में जो हमारा देश का प्रतिष्ठित संस्थान है LNIP, वहाँ आपका एक पूरा जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं उसको आपने वहाँ से कंप्लीट किया। पटियाला का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित संस्थान है वहाँ को पर भी आपको अनुभव वहाँ का भी है, वहाँ भी आप रहे हैं। और विश्वविद्यालय की अनेक एकेडमीज बॉडीज हैं उनके साथ आपका जुड़ाव है और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अनेक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सहभागिता का आपको मौका मिला। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपके प्रकाशित हुए, अनेक सेमिनार में आप पुरस्कृत भी रहे और विशेष रूप से वेस्ट बंगाल की एक सेमिनार जिसमें आपको यंग स्पोर्ट्स साइंटिस्ट उसमें भी सम्मानित किया गया। तो एक कहना मैं ये चाहता हूं कि आपका एक बहुआयामी अनुभव है। खेल, सक्रिय खेल से जुड़े रहे, फिर फिजिकल एजुकेशन के ट्रेनर के रूप में आप जुड़े रहे और एक रिसर्चर के रूप में आप जुड़े रहे। तो ये जो 3-4 प्रमुख पक्ष हैं आपके व्यक्तित्व में, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रत्नेश से कि वो इस विषय को किस रूप में देखते हैं, कुछ अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर रत्नेश सिंह। नमस्कार भानावत सर, दिनेश शर्मा सर,
स्मृति मैडम और जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मुझे जब इस कार्यक्रम के बारे में कॉल आया तो मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं किया था। मैं एक ट्रेनर के रूप में सबसे ऊपर लेवल पे जो भारतीय टीम है उनके साथ में काम कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। और बेसिकली स्पोर्ट्स साइंस ही मेरा सब्जेक्ट है, पर वो क्या है ना, आदमी खिलाड़ी है, वो चैलेंज लेना पसंद करता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक नया चीज है, बात करने की थोड़ा सा जो अवसर मिला है उसको मैं इनकैश करूं। तो इसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी वक्त चालू करने से पहले कुछ चीजें जो हैं मैं अपने एक्सपीरियंस जो फील्ड में रहे हैं उनको शेयर करूंगा और फिर मैं मूवीज के ऊपर में। तो सबसे टॉप लेवल के प्लेयर्स के साथ में काम करते हुए मैं जब 2010 के अंतिम महीनों में नवंबर दिसंबर में मैं जूनियर टीम के साथ में था और उस समय ये अंडर 19 के वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही थी और मैं उनके साथ में था। तो 11 में वर्ल्ड कप मार्च में चालू होना था। तो सवेरे 8 बजे मैं सचिन तेंदुलकर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आते हुए देखता था। 8 से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक वो खिलाड़ी सिर्फ नेट्स में बैटिंग करता था, कभी बॉलिंग मशीन, कभी बॉलर्स के साथ में, कभी गीले विकेट पे, कभी अपनी अपनी जो तैयारियां होती है खिलाड़ी। और उसके बाद में कुछ 10-15 मिनट की उनके फिजियो की सेशन होता था, फिर उसके बाद में कुछ खा के थोड़ा सा रेस्ट करे 10-15 मिनट और फिर से वो शाम तक नेट्स में था। ऐसे ही मैं एक बड़े खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा, महिला क्रिकेटर, मुझे लगता है सभी जानते होंगे, झूलन गोस्वामी को। 2010-11 एक ऐसा समय है जब मैं पर्सनली उनके लिए काम करता था और वो लड़की 2010 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बंगाल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इंडियन क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर, साथ में अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। मुझे लगता नहीं है किसी और चीज की उसको और मिलना चाहिए, इसके ऊपर एक भारत रत्न और यही चीजें बच जाती। सो ऐसे लोग हमारे देश में रहे। हाँ, और हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड अभी भी शायद हुए। तो ये चीजें हम स्टैटिस्टिक्स में देख लेते हैं और ठीक है, वो एक पुरानी कहावत है, बोलते हैं कि आई लिसन आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेम्बर, बट व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड। तो ये जो चीजें एक टफ लाइफ ये जो जीते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा काफी गॉड ब्लेस्ड है और उनको हर चीज रेडीमेड मिल गया। तो ऐसे ही किसी बड़े खिलाड़ी के साथ मैं कभी बैठा था, MS धोनी के साथ में, और वो मेरे साथ जमीन पे बैठ, तो मैं बोला कैप्टन ऐसे क्यों कर रहा है, आप चेयर में बैठो। नाउ ही टोल्ड कि मेरा भी घर वैसा ही है, एक बेडरूम और अटैच बाथरूम है जैसा शायद आपका होगा, और मैं भी वही कोलगेट पेस्ट यूज करता हूँ। तो ये एक खिलाड़ी का एक पहलू है और दूसरा जो हम टीवी में देखते। सो अगर ये मूवीज जो हम देख रहे हैं या सिनेमा का जो जगत है और हमें ये चीजें अगर इन खिलाड़ियों की दिखाई नहीं जाती तो हमें वो जो टफ पैच से वो गुजरे हैं वो हमें समझ नहीं आता, ना हमें पता लगता है। तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उन्हें तो समझ आता है, पर आम जनता का क्या। और चीजें, माहौल ऐसे ही नहीं बदलता, बहुत रेवोल्यूशन चाहिए होता है। एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सिंगापुर में एक टाइम पे माहौल चला कि जो वहां की महिलाएं हैं उनको सबको कंपलसरी छोटे से फुटबॉल खिलाया जाए। तो लोगों ने पूछा ये टॉर्चर क्यों? उन्होंने बोला नहीं, ये टॉर्चर नहीं है। ये क्या है कि अगर हम हमारे देश की माताएं, जो भविष्य में जो माताएं बनेंगी, अगर उनको हम फुटबॉल के प्रति प्रेम जगा सकते हैं तो अपने बच्चों में उन चीजों को वो डालेंगे। और ऑब्वियसली वो ये होता है, हम जो देखते हैं करते हैं वही सीखते हैं। और जब एक माँ फुटबॉल के बारे में अपने आप को ट्रेन करती है, उसकी ट्रेनिंग वही है, तो ऑब्वियसली बच्चे को वो कुछ ना कुछ तो जीन्स में ट्रांसफर होता है। नहीं होता है तो उसको जरूर उसमें ट्रेन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट है। और चीजें माहौल से ही बदलता है, चीजें माहौल से, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे कि वो आपके घर से हो। और खेल एक ऐसा जगत है जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर हम जो डिफेंस पर्सनल्स है उसके बाद अगर मुझसे अगर पर्सनली आप पूछे कि भारत में जो रक्षा के से जुड़े जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके बाद अगर कोई रियल हीरोज हैं तो ये स्पोर्ट्स पर्सन ही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो जो टफ पैच से गुजरते हैं वो आम आदमी के लिए गुजरना बहुत मुश्किल है। और एक लंबे समय तक अपने आप को फिट रखना, एक लंबे समय तक कंटिन्यूअस परफॉर्म करना, इंजुरी से बचा कर रखना, इंजर्ड हो गया तो वापस
आके, और कई बार ऐसे इंजरीज होते हैं जो कि क्रिकेटर या कोई भी प्लेयर है वो बाउंस बैक भी नहीं कर पाता। तो एक बाई चांस का मैटर है, एक इंजरी आप अपने फील्ड से बाहर हो गए जहां पर कि आप स्टार है, बहुत बड़े स्टार है। और ये हमने युवराज के साथ में देखा है कि मैं कभी भी उस पर चैलेंज लगाने के लिए रेडी हूं कि उससे अच्छा मैच विनर प्लेयर हमने नहीं देखा। पर एक चोट और एक बीमारी ऐसी उसके जिंदगी में आई कि उसके करियर को वो उथल पुथल कर। तो सिनेमा एक 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 ऐसा जरिया है जिसमें कि हमको चीजों को लगता है कि इम्पॉसिबल चीजों को बड़े आसानी से वो पॉसिबल चीजों को पॉसिबल होते दिखाते। और कई बार हमको नॉर्मल, जो मैडम स्मृति मैडम बोल रही थी कि जो एक लव ट्रायंगल्स और XYZ मूवीज के बारे में, हमको भी लगता है हम भी उस फैंटेसी में घुसते तो है, थोड़े देर के लिए तो दिमाग घूम जाता है, बट देन एक्चुअल लाइफ वो है नहीं। और वो इम्पॉसिबल चीजें हमको लगता है कि पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है चीजें। सो सिनेमा एक ऐसा दुनिया है जो कि इन टफ पार्ट जो लाइफ का रहा है स्पोर्ट्स पर्सन का, उसको हमारे सामने में लाके दर्शाता है। और हमें पता लगता है, वो जो पुरानी कहावत हम बोलते थे, वो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाली, और खेलोगे कूदोगे बनोगे होगे खराब। तो ऐसा नहीं है। हर बच्चे से अगर आप लोग भी अगर अपने बचपन को याद करें तो 5 मिनट का स्कूल के रिसेस पीरियड में भी हम खेलने को भागते थे। लंच के समय में हो सकता है माता जी ने 2 रोटी दिया था, हम 1 रोटी खा के भी हम खेलने, कितनी जल्दी हम खेलने को भाग पाए। यही हमारी लाइफ और ग्रोथ यही है एक्चुअली लाइफ का। लाइफ में खेल छोड़ के और कुछ है नहीं। हमने इसको इतना सीरियस बना दिया क्योंकि बहुत सारी पैसे इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट हो गया, पर एक्चुअली एक फन जो एंड लाफ्टर जो लाइफ का होता है ना, वो स्पोर्ट्स ही। और अभी मैं कुछ दिनों से अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था WHO का, और ये कह रहा है कि पिछले 3-4 सालों में बच्चों के अंदर में विटामिन D की डेफिशिएंसी आ गई है, बहुत ज्यादा आ रहा है। कारण ये कि बच्चे स्कूल में एसी स्कूल्स में जाते हैं, एसी बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, कारों में ट्रैवल कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर में उनका पार्टिसिपेशन कम है टेक्नोलॉजी आने के कारण, और वो एक बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। और अगर हम लोगों को मोटिवेट नहीं करें, पेरेंट्स को मोटिवेट नहीं करें कि बच्चों को हमको एक्चुअली पार्टिसिपेट करना है कहीं पर, तो हम बच्चों को, हमारे जनरेशंस को आगे नहीं कर पाएंगे। और ये मोटिवेशन का जरिया जो फिल्म है या मूवीज है, सिनेमा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और करना चाहिए, जो कि ये हमारे देश में चालू हुआ है। बहुत सारे मूवीज के जो नाम लिए गए, बहुत सारे मूवीज अभी मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर में आप झूलन पे भी मूवी देखेंगे, और बहुत अच्छी मूवीज मुझे लगता है कि वही प्रूव करेगा। और हमने जो एक स्ट्रगल मैरी कॉम की मूवी में देखा कि शादी होने के बाद में आफ्टर प्रेगनेंसी वो कैसे कम बैक करी, ये चीजें जो है, ठीक है ये पार्ट मेल्स के अंदर में नहीं, बट एक फीमेल के अंदर में शादी होना और प्रेगनेंसी के बाद में बाउंस बैक करना और मेडल लाना एक मजाक बात नहीं। आदमी का शरीर टूट जाता है, टोटल बॉडी CG जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी का शिफ्ट हो जाता है एक महिला का अगर प्रेग्नेंट है। उसके बावजूद वो महिला ने कम बैक करा। यही स्पोर्ट सिखाता है कि कभी ना हारना। आप खेल में हार सकते हैं पर लाइफ में हारना, और जो एक खिलाड़ी जो अपने खेल के अंदर में थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस करा होगा, थोड़ा भी खेला होगा, हारा जीता जो भी होगा, वो लाइफ में कभी नहीं हारेगा, वो लाइफ गिव अप नहीं करेगा। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स अगर आप करते हैं तो आप लाइफ को गिव अप नहीं करेंगे, जो कि हम समय में हम देख रहे हैं कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को गिव अप कर दिया है। बच्चों ने परसेंट के लिए हो, किसी भी कारण से हो, कोई भी प्रेशर हो, और ये प्रेशर देना मुझे नहीं लगता ये फालतू की चीज है। प्रेशर अगर आप नहीं लेंगे तो प्रेशर आप नहीं लेंगे और कोई लेगा, और कोई जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और ये प्रेशर लेना खेल ही सिखाता है, और प्रेशर से ओवरकम करना खेल ही सिखाता है, जो कि हमने कई सारी मूवीज में देखा। अगर मैं MS धोनी मूवी की बात करूं तो उसका भी एक बैड पैच आया जब वो अपने फियांसी को लूज कर, और उसके बाद वो कैसे कम बैक करा, और हमने देखा 2011 वर्ल्ड कप तक उसने क्या करा, या रिसेंटली पिछले साल के बिफोर लास्ट ईयर IPL। तो ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं है, ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसने कि उसने अपने आप को प्रूव नहीं किया एक अच्छा चैंपियन की तरह से कम बैक कर। सो हमारे देश में बहुत सारे हिंदी के मूवीज बने हैं। उसके साथ साथ मैं लोगों से अपील करूंगा कि 2-3 अंग्रेजी की मूवीज भी आप जरूर देखें। एक है ग्रिडरियन गैंग, इसको जरूर देखें आप, कि एक कोच की लाइफ जो है वो जेल से बच्चों को, हमारे यहाँ जो छोटे बच्चों का जो बाल सुधार केंद्र होता है वहां से बच्चों को निकाल के मूवी के अंदर उसने प्रूव करके दिखाया, और उसमें कई बच्चे ऐसे हुए सुधार केंद्र से निकाल के उसको खिलाया, प्रोफेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव किए हैं, और प्रूव करने के बाद में अच्छे क्लब्स के लिए खेले। और ये सुधार पॉसिबल नहीं था आम जिंदगी में, अगर आप उनको रखते तो वो ठीक है जेल के अंदर ही रहते और सड़ते, यही होता। उन्होंने अपने चाइल्डहुड में, नादानी में उन्होंने कुछ क्राइम करे और उसके कारण वो सजा भुगत रहे। पर खेल ही एक ऐसा जरिया है, और हमें ये चीज पता कैसे, और वो एक सही स्टोरी पे, और हमें ये चीज पता कैसे लगता है, ये मूवी ही है जो कि इन सब चीजों को एक
ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच में या फिर जनता के बीच में इन सब चीजों को हम सामने ला सकते हैं। तो एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो फिल्म मीडिया हो, चाहे वो एक प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी तरह से एक जो मीडिया है, कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, इसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जाना है जो कि हमें पता नहीं था। सो एक ग्रेडियन गैंग है, कोच कार्टर मूवी है, कोच कार्टर, उसको भी जरूर देखें। और तीसरी जो मूवी है वो है व्हेन द गेम स्टैंड्स टॉल। हिंदी के ऑलमोस्ट सभी मूवीज हम देखते हैं, ये 3 मूवी मेरी सभी से गुजारिश है, इसको भी आप जरूर देखेंगे। और एक स्पोर्ट्स को हम एक बड़ी ही आसान सी चीजों में हम लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक बाई चांस एक छोटी सी इंजरी किसी खिलाड़ी की लाइफ को खराब कर सकता है, और ये हमने बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ में देखा है। हमें कई लोग ऐसे हैं, आप देखते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रूव किया, पर वो सीनियर खिलाड़ी कभी ऊपर नहीं आ पाते, इंजरी के कारण बहुत सारी चीजें उनके साथ में होती। सो ये एक सिनेमा ही है जो कि चीजों को हमारे सामने में लाता है। स्विमिंग के बारे में मैं थोड़ा सा कहूंगा फिर कि और एक और कहावत, एक हम स्पोर्ट्स में बोलते हैं कि स्पोर्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स वे ऑफ लाइफ। और खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप परफॉर्मर ही बने। खेलने का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। मैं रत्नेश सिंह तब तक रत्नेश सिंह हूं जब तक कि मैं इस दुनिया में हूं। और ये ठीक है, आध्यात्मिक बातों में या दार्शनिक बातों में हम कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, इन सब चीजों के बारे में, पर शरीर गया तो सब गया, कुछ नहीं है। फिर यादें रह जाती हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। और हम एक खेल ही ऐसा जरिया है जिससे कि हम अपने लाइफ को ज्यादा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, अपने आप को फिट बना सकते हैं। और वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अगर एक अच्छी तरह से खेल रहे हैं, अपने आप को फिटनेस मेंटेन भी करते हैं खेल के थ्रू, और फिटनेस आप नॉर्मल फिटनेस वर्कआउट करें और खेल के थ्रू अगर आप फिटनेस को मेंटेन करें, ऑब्वियसली एक रिक्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक एडवांटेज है। और आप अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और बाकी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, उसको आप अच्छी तरह से बना लें। और सभी के साथ में ये अगर मैं बोलूं तो हर कोई परफॉर्मर नहीं हो सकता, पर हर कोई अपने आप को फिट जरूर रख सकता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक हेल्दी सिटीजन जो है, ही इज एन एसेट टू अ नेशन। वो देश के लिए एसेट है। पर ये मैं बात आज आप लोगों के सामने, अपने बच्चों को, मैं स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, वहां तो मैं बोल पाता हूं, पर आम जनता के बीच में ये बात जो और अगर कोई वीक है, कहीं से इंजर्ड हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो एक लायबिलिटी ही है हमको। ठीक है, हमारा फैमिली है, पर देश के लिए कंट्रीब्यूशन जो हम बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और लोगों ने इससे भी ऊपर उठ के बहुत सारी चीजें करी हैं जो कि हम आज पैरालंपिक्स में देख रहे हैं। सो कई लोगों के लिए वो जो वीकनेस है या लिमिटेशन है, वो भी स्ट्रेंथ बन गया है। लोगों ने इसमें भी प्रूव करके देखा कि जो फिजिकली एबल्ड लोग हैं, जो हम दिव्यांग लोगों को कहते हैं, और मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 2-3 साल के अंदर में किसी न किसी दिव्यांग के ऊपर में आपको एक मूवी देखने को जरूर मिलेगा, जिन्होंने की स्पोर्ट्स के अंदर में अपने आप को प्रूव किया है। तो एक स्विमिंग के बारे में मैं बात कर रहा था। हम लोगों को ऐसा लगता है कि स्विमिंग सीखने का 3-4 साल का उम्र जो है वो की एक बेहतर उम्र होता है, पर मैं एक आर्टिकल अभी हाल फिलहाल में पढ़ रहा था, और जो फीना की इंटरनेशनल बॉडी है, स्विमिंग की इंटरनेशनल बॉडी है, जिसे हम फीना इंटरनेशनल एसोसिएशन है, वो कहता है कि स्विमिंग सीखने का सबसे अच्छा उम्र जो है वो 6 महीना या उससे पहले बच्चा का पैदा होने। और इसलिए क्योंकि बच्चा जो है अपने माँ के कोख में रहता है और वो पानी के अंदर में रहता है, और उसे 6 महीने तक तो ये याद रहता है कि हाँ भाई, सांस कैसे रोकना है और अपने पानी से कैसे बचना है, कि मुझे नाक या मुंह से पानी नहीं लेना, उसको 6 महीने तक याद रहता है। और उसके बाद में वो भूलता है धीरे धीरे। फिर इसका मतलब हमें स्विमिंग सिखाना है, और अगर 6 महीने के अंदर आप प्रॉपर सुपरविजन में अगर आप किसी बच्चे को स्विमिंग में ले जाते हैं, प्रॉपर सुपरविजन में अंडरलाइन करके बोल रहे हैं, अगर आप ले जाते हैं, तो बच्चे पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा स्विमर बन के निकलता है। और जो टॉप लेवल का, जो माइकल फेल्प्स के हमने बहुत सारे मेडल्स देखे हैं ओलंपिक्स में, और एक फिल्म के जरिए बाद में पता लगा कि उसका जो कोच है, वो उसके पीछे में एक घड़ियाल में के मुंह में रस्सी बांध के उसको छोड़ दिया करता था स्विमिंग की तैयारी के लिए, एंड ही यूज्ड टू रश, वो स्विमिंग के लिए तैयार। सो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि एक खिलाड़ी को पकाता है, एक खिलाड़ी को अच्छा खिलाड़ी बना के निकालता है।
और जो निकल रहा है वो जो तब क्या आया है वो हमें कैसे पता लगेगा। एक फिल्म के जरिए एक मोटिवेशन हमें मिलता है और एक रोंगटे खड़े वाली करने वाली सिचुएशंस आ जाती है सिनेमा में देख के, कई सिचुएशंस के अंदर। और खेल, कई लोगों से मेरा डिस्कशन होता है, वो बोलते हैं खेल में क्या है, खेलना ही है, पढ़ाई ज्यादा टफ है। मैं बोलता हूँ आप सोच भी नहीं सकते खिलाड़ी क्या कितना किस लेवल का इंटेलिजेंस है, सोचना बड़ा मुश्किल है। 300 बॉल अगर एक वनडे क्रिकेट के अंदर में होता है, 300 बॉल कभी सेम बॉल नहीं गिरता, और 140 की स्पीड से ऑन एन एवरेज एक बॉलर बॉल फेंकता है। आपके पास 0.4 सेकंड से भी कम का समय है डिसीजन लेके स्ट्रोक प्ले करने के लिए। अब वो आधे सेकंड से अंतर पे में वो पूरी मूवमेंट लेता है और शॉट को 11 प्लेयर्स को वो डिफीट करके ऊपर से मारता है और रन लेता है। और एक बॉल गलत डिसीजन, वो बाहर बैठ के मैच देखेगा, बाहर बैठ के मैच देखेगा और कुछ भी नहीं करना अगले 3 घंटे तक। नो, इसीलिए ये चैंपियन है, इसीलिए वो स्टार होते हैं। इस एक बॉल पे या तो अंदर है, एक बॉल पे वो टिक गया तो अगला बॉल टिकते 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 वो सैकड़ा हुआ। और मैं अगर किसी पढ़ने वाले बच्चे को, या फुटबॉल का आप एग्जांपल ले लें कि एक बॉल है, 22 लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और बॉल लेके अगर कोई प्लेयर दौड़ रहा है, स्ट्राइकर दौड़ रहा है, उसके पीछे 4-5 डिफेंडर होते हैं उसके बॉल को छीनने के लिए। उसी 90 मिनट के खेल में उसको प्रूव करना है। अगर वही 3 घंटे के पेपर में मैं किसी एक विद्यार्थी का आंसर शीट लेके भागू और वो विद्यार्थी को मुझसे कॉपी छीन के वापस आंसर लिखना है, मुझे लगता है आप समझदार हैं कि किस लेवल पे एक परफॉर्मेंस होता है। छीनना और लिखना या छीनना और गोल मारना बहुत बहुत टफ लाइफ होता है। उसमें आपको मार रहे हैं, आपके पैर तोड़ने की कोशिश करते हैं, धक्का देके गिराता है आदमी को। और ये हर खेल के अंदर में, कईयों को लगता है कि ये रेसलिंग और जूडो के अंदर में नहीं। मैडम ने जो बात करी, दंगल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्रिकेट तो फिर भी 0.4 सेकंड है, जूडो और रेसलिंग के अंदर में 0.01 सेकंड्स के अंदर में आपको पोज लेके पकड़ना है, ग्रिप लेना है, उसको पटका नहीं देनी। तो इट्स टफेस्ट पार्ट इन द लाइफ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रियल टाइम हीरोज, अगर डिफेंस पर्सनल के बाद कोई एक्चुअली हम जिनको फॉलो करना चाहिए, हमें इन मैं ये नहीं बोलता कि आप मूवीज के एक्टर्स को फॉलो नहीं करें, पर हाँ, जो अचीवमेंट और जो डेडिकेशन जो स्पोर्ट्स पर्सन देते हैं, जो हम मूवी में देखते हैं, उसको हमको अपने लाइफ में भी उसको एक एग्जाम्पल लेके चलना चाहिए। और मैं इस माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के मूवी आप जरूर देखें, अपने लाइफ में भी इन डिसिप्लिन को लाने की कोशिश करें, क्योंकि एक लाइफ का एक सेट पैटर्न है और कंटिन्यूस उसको वो कर रहे हैं, कंटिन्यूस वो कर रहे हैं। आप एक चीज को 10 दिन करिए, आदमी बोर हो जाता है, पर उस चीज को पेन लेते हुए करते हैं, शरीर में हर जगह पे उनके पेन होता है, बट दे एंजॉय इट। वो उस दर्द में भी जीते हैं और उस दर्द में भी मुस्कुरा के वो मजे लेते हैं। और ये मूवीज है जो कि इन सब चीजों को हमारे मैक्सिमम लोगों के सामने में ये चीजों को प्रेजेंट करता है सिनेमा जगत। और हम इसको लेके लोगों से मैं फिर से अपील करूंगा, जो मूवीज आता है देखें, अपने लाइफ में उसको कोशिश करें कि उसको हम फॉलो करें और अपने बच्चों को वो चीजों को हम पास करें जो आने वाली जनरेशन है, ताकि हम अपने देश को अच्छा बना सके। खेल में भी एक हमारी जनसंख्या जो है, कई लोग बोलते हैं कि वो हमारे लिए उतना अच्छी चीज नहीं है। मैं बोलता हूँ नहीं, वो अच्छी चीज है खेल के लिए भी। अब हम देख पा रहे हैं कि जनसंख्या का एडवांटेज क्या है। बहुत कम खर्चे में भी, बड़े देशों के मुकाबले हम देखें, बहुत कम खर्चे में भी हम काफी अच्छा कर रहे हैं। और एक चीज और है, जो मेडल लाता है हमारे देश में, मैं अभी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, दुनिया में सबसे हाईएस्ट पेड खिलाड़ी अगर किसी दुनिया में कहीं पर भी है, वो हमारे देश में है। जितनी प्राइज मनी उनको मिलता है पूरी दुनिया में कहीं पर। तो ये एक अच्छी चीज है, जो कि अच्छा डेवलपमेंट है हमारे देश के अंदर में, खेलों के कारण हो रहा है। और बहुत बड़ा भूमिका और जो रोल है इसके पीछे, वो सिनेमा है। और सिनेमा को ऐसे प्रोत्साहन खिलाड़ियों को देते रहना चाहिए। खेल के साथ साथ में उनके कुछ अर्निंग्स इससे भी होते हैं रॉयल्टी के थ्रू, और हमको भी एक अच्छी चीजें देखने को मिलता है जो कि हम अपने लाइफ में उसको हम डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रत्नेश जी। आपने खिलाड़ियों के जीवन पर केंद्रित इन फिल्मों का आम आदमी के व्यक्तित्व पर, जीवन पर क्या असर पड़ता है, उसका बखूबी विस्तृत विवेचन विश्लेषण किया। ये फिल्में किस तरह से हमें निर्णयात्मक शक्ति लेने के लिए प्रेरित करती हैं, ये फिल्में किस तरह से हमारे जीवन में एक अनुशासन का भाव पैदा करती है, ये फिल्में किस तरह से हमारे जीवन में दबाव और तनाव को कम करती है, इसका आपने बहुत ही विस्तार से विवेचन किया।
जब आप दिव्यांगों पर फिल्म की बात कर रहे थे, तो यदि मेरी जानकारी ठीक है तो शायद एक प्रयोग हमारे यहाँ हुआ था। इकबाल नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें एक मूक बधिर बालक, उसके मन में एक सपना था कि मैं एक बॉलर बनूं, और उस पर केंद्रित, और वो अपना सपना पूरा जो संघर्ष करता है उसको कहीं दिखाया। लेकिन आपका कहना सही है कि इस प्रकार के चरित्रों पर यदि फिल्म बनेगी, शायद एक फिल्म और आई थी सूरमा, संदीप सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी थे, किस तरह से पैरालाइज्ड हो गए और वापस जो आपने कहा कि कमबैक करता है खिलाड़ी, तो वो शायद उसका एक अनूठा उदाहरण हो सकता है। तो निश्चय ही फिल्में आम आदमी को कहीं न कहीं खेलों के प्रति सजग सचेत करते हुए उनके पूरे जीवन में, जैसा आपने कहा कि जीवन शैली है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है यदि हम उसके उस स्पिरिट को सही अर्थों में लेने की कोशिश करें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो फिजिकल एजुकेशन के जो ट्रेनर हैं उनको बहुत अधिक महत्व दिया गया है, और प्राइमरी क्लासेस से ही जिस तरह से खेलों को लेकर के डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी ने जो कुछ लिखा है, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो पॉलिसी जो है अपने ट्रू स्पिरिट में कहीं यदि लागू हो पाती है, क्रियान्वित हो पाती है, तो जो सपना आज या जो आह्वान आपने किया है इस मंच से, मुझे लगता है कि वो पूरा हो पाएगा। खेलो इंडिया जैसे अभियान निश्चित रूप से इस देश में उस खेल संस्कृति को बढ़ावा देंगे, और इसमें सिनेमा अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। और जो हमारे फिल्मकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, वो इस दिशा में यदि आगे बढ़ें तो इसकी लोकप्रियता असंदिग्ध है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बहुत अभिन्न मित्र बाल सहपाठी दिनेश शर्मा जी को, जो मूलतः तो भारतीय रिजर्व बैंक में सेवा करते रहे, लेकिन ये इनका मूल परिचय नहीं है। मूल परिचय इनका एक खेल पत्रकार और खिलाड़ी के रूप में है। जैसे रत्नेश जी ट्रेनर के रूप में रहे, खेलों के से जुड़े रहे, ऐसे ही दिनेश जी भी अपने महाराजास कॉलेज, जिसमें मुझे भी एक साल पढ़ने का मौका मिला, वहाँ की जो टेबल टेनिस की टीम थी, उसके कैप्टन रहे, टेबल टेनिस की टीम के मेंबर रहे। तो खेलों का शौक आपको बचपन से ही रहा, और बाद में आपने करियर के रूप में खेल पत्रकारिता और कमेंटेटर, ये आपका एक जो मुख्य एरिया रहा। करीब 35 साल से आप देश के अलग अलग जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनमें नियमित रूप से लिख रहे हैं। राजस्थान की जो प्रमुख अखबार है राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका, इनमें नियमित आपके कॉलम प्रकाशित होते रहे। महका भारत, नेशनल दुनिया जैसे अखबारों के साथ आप जुड़े रहे, लेकिन मुख्य रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया में आप लिखते रहे। मुख्य रूप से आपका जो दुनिया की या कहूँ कि एशिया की जो बहुत बड़ी संवाद समितियां हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, उनमें से एक पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके साथ आप पिछले 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं। अभी भी उसके लिए आप काम कर रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक इवेंट्स को आपने कवर किया है, चाहे वो डेविस कप के हैं, जूडो, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो आदि बहुत सारे खेलों के कमेंटेटर रहे। डीडी स्पोर्ट्स से आप जुड़े रहे, डीडी राजस्थान से आप जुड़े हैं, और आकाशवाणी, इनकी जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं उनके साथ आपका सक्रिय जुड़ाव है। बल्कि जब मेरी आपसे कल बात हो रही थी तो इस अपने वेबिनार के तुरंत बाद आपको डीडी राजस्थान पर एक खेल दिवस पर एक कार्यक्रम है, उसको कंपेयर करने जाना है। तो कहना चाहिए कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी दिनेश जी हैं, और मेरे साथ चूंकि इनका विशेष आत्मीय स्नेह रहा है, तो हमारे विभाग में भी सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन, जहां मैंने अपने जीवन के एक पूरा सेवा काल वहीं मेरा रहा, उसमें भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप आते रहे और खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए विषयों पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे। और हमारे जो प्रकाशन है विभाग के, उसमें खेल पत्रकारिता पर आपने विशेष आलेख लिख करके भी एक स्तरीय पाठ्य सामग्री तैयार करने की दिशा में जो हमारा अभियान था, उसमें भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं भाई दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। दिनेश शर्मा जी। धन्यवाद भानव जी। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। आज खेल दिवस है और हम इस पे याद करते हैं मेजर ध्यानचंद को, जिन्हें प्यार से दद्दू भी कहा जाता था। लेकिन आज हम विशेष बात कर रहे हैं फिल्मों और खेल की। तो भारत में बहुत सारी फिल्में बनी हैं खेलों पर, लेकिन उससे पहले हॉलीवुड में एक सिलसिला शुरू हो गया था। और सबसे पहले ये, और मैं कहना चाहूंगा कि फिल्में एक सशक्त माध्यम है, जो हम सभी जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम हो और भी कई इश्यूज हो,
तो एक बहुत सशक्त ऐसा एक माध्यम है जिसके जरिए हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, दिलो दिमाग पर छा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इवन फैशन जो है फिल्मों के जरिए कितनी तेजी से फैलता था। अमिताभ बच्चन की हेयर स्टाइल, मुझे हेयर स्टाइल की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह हेयर स्टाइल और बहुत सारे मैनरिज्म हैं, आपके अदाएं हैं, ये सारी भी बहुत जल्दी जनमानस में फैलती हैं। तो खेल भी इसका अपवाद नहीं है, लेकिन शायद भारतीय सिनेमा थोड़ा बहुत पीछे रह गया था। हॉलीवुड ने इस बारे में बहुत बाजी मारी थी और बहुत पहले से वहां पर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि कुछ फिल्में तो ऐसी थी जिन्होंने मार्शल आर्ट्स जैसे गेम्स को बहुत पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध कर दिया। जैसे कि इसके एंटर द ड्रैगन थी, आप कहेंगे आईपी मैन थी, उसके अलावा चैम्बर ऑफ शेओलिन थी, इस तरह की फिल्में हैं, बहुत सारी रॉकी जैसी फिल्में बॉक्सिंग पर। लेकिन वे सब भारतीय जनमानस में लोकप्रिय तो हुई, लेकिन उतना असर नहीं छोड़ पाई। लेकिन अब भारतीय सिनेमा भी उस स्तर पर आ पहुंचा है और बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं, जैसे चकते इंडिया, जिसने एक पूरा एक नया अध्याय लिख दिया था, और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी फिल्मों की सीरीज बन गई थी। तो ये फिल्में ऐसी थी जिन्होंने बहुत सारे जनमानस को छुआ और बहुत सारे खेलों को लोकप्रिय भी बनाया। लेकिन अब भी मैं कहूंगा बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी भी ये फिल्में जिन्होंने कुछ हद तक, जैसे मैरी कॉम है और भाग मिल्खा भाग है, इनमें धोनी है, कुछ हद तक तो इन्होंने कुछ चीजें दिखाई हैं जिससे कि लगता है कि सब खिलाड़ी बहुत संघर्ष करते हैं या किस तरह से अपना वापसी करते हैं अगर कुछ हादसा हो जाए तो। लेकिन अब भी बहुत चीजें बाकी हैं। इतना लंबा संघर्ष, जैसा कि अभी रत्नेश जी ने कहा, इतना लंबा संघर्ष खिलाड़ी को करना पड़ता है और शुरुआत आपकी बचपन से हो जाती है। जब आप बचपन होता है, आप जैसे ही खेलने जाते हैं, अरे पढ़ ले, होमवर्क कर ले, ये कर ले, वहीं से आप में अंकुश लगना शुरू होता है। उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी आती है स्कूल के अंदर। स्कूल में टीचर्स आपका सहयोग नहीं करते हैं, उतना ज्यादा आपके एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था नहीं होती है। मुझे ध्यान आता है यहाँ एसडी पब्लिक स्कूल के अंदर एक ऋतुराज सिंह करके लड़के हुआ करते थे, उनका रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ तो स्कूल वालों ने बहुत फैन फेयर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि साहब ऐसे ऐसे हमारा बच्चा यहाँ हुआ। तो मैंने पहला सवाल यही उनसे पूछा था कि आपने जब ये पढ़ रहा था बच्चा, तब आपने क्या सहयोग किया, क्या एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, क्या प्रिंसिपल्स ने कुछ उसके कंधे पे हाथ रखा, उसको आगे बढ़ने का मौका दिया? इसके रिवर्स में हमेशा सुनने को मिलता है। मेरे खुद के दोनों बच्चे खेला करते थे, मैं स्कूल की मीटिंग में जाता था तो वहाँ टीचर्स यही कहते थे क्लास में नहीं आते, हम क्या करें। तो ये चीज जो होती है खिलाड़ी को उसी लेवल से पीछे धकेलना शुरू कर देती है, क्योंकि आपको वहां चाहिए समर्थन, चाहिए आपको टीचर्स का समर्थन चाहिए कि वो कम से कम ये कहें कि नहीं खेलो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा क्लास देंगे। दूसरा सवाल आता है आपके जब मैदान में जाते हैं, वहां आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। वहां आपके साथी सीनियर खिलाड़ी होते हैं, वो आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, ऊपर आने देने की कोई जगह देना नहीं चाहता है। इसी तरह कोचेज होते हैं, अगर कोई खिलाड़ी लीग से हटकर खेल रहा है, आज बुमराह जैसा खिलाड़ी है, उसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग ढंग की है, तो आप उन खिलाड़ियों को डिस्करेज करते हैं। मैंने कई खिलाड़ी ऐसे देखे जो अनऑर्थोडॉक्स जिनका एक्शन था, लेकिन खिलाड़ी उनको चाहते हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स फोल्ड में आ जाएं, लेकिन वहां उनको डांटें पड़ती हैं। तो आपको एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि जहां ये सब नहीं होता हो, और बहुत सारा जज्बा जो होता है खिलाड़ियों का वहीं से मरने लगता है। तो आपको पेरेंट्स को एजुकेट, फिल्में ऐसी बने जो पेरेंट्स को एजुकेट करें, टीचर्स को एजुकेट करें, उनके साथ सीनियर खिलाड़ियों को एजुकेट करें, उन सारी समस्याओं को आगे लाने के मौका दें कि भाई क्या खिलाड़ी फेस करता है, कहाँ उसको दिक्कत होती है और कहाँ उसको मदद की जा सकती है, किस तरह मदद की जा सकती है। इन पहलुओं को भी यदि फिल्में उठाएं तो ज्यादा सार्थक बात होगी। और अभी जैसे रत्नेश जी ने बताया कि खिलाड़ी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक पढ़ाई करने वाला बच्चा जो है बिना फिजिकल फिटनेस के भी काम कर लेगा, पढ़ लेगा, लेकिन एक खिलाड़ी को माइंड उसका शार्प होना चाहिए, उसमें के अंदर फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, और सबसे बड़ा टेक्निक जो गॉड गिफ्ट होती है, या फिर आप इतनी मेहनत करें कि आप मेहनत करते करते आप सारी टेक्निक सीख जाएं। तो ये सब चीजों का समावेश होता है जो एक अच्छा खिलाड़ी को बनाता है। और साथ में होता है एक जज्बा मुझे ध्यान आता है पुलेला गोपीचंद, जब उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी, उससे पहले जयपुर में नेशनल्स खेलने आए थे। तो वहां मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो माहौल है, अब हम देश के माहौल में कैसे खेलेंगे, वहां हमारे हॉल अलग तरह के होते हैं, शटल की स्पीड अलग होती है। मतलब सवाल इस बात पर था कि जो नेशनल्स खेलने के लिए बड़े खिलाड़ी आते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ का माहौल बदले, यहाँ के कंडीशंस बदलें, तब तो हम यहाँ खेलने को आतुर रहेंगे, लेकिन हमारी टेक्निक पे इतना असर आता है कि हम बाहर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही सवाल मैंने मोहम्मद आरिफ साहब से पूछा था, जो नेशनल कोच थे उन दिनों बैडमिंटन के। मैंने कहा सर ऐसे खिलाड़ी हैं थे, और सबसे बड़ी बात यह कि पुलेला गोपीचंद कैसे खिलाड़ी हैं, कैसे अप्राइज किया उन्होंने। तो उनका जवाब था कि पुलेला वो खिलाड़ी हैं जो जितनी मेहनत, जैसे पूरे सेंटर पे जितने लोग आते थे उनसे हम मेहनत कराते थे, तो सब खिलाड़ी कहते थे अरे बस सर अब छोड़ दो, अब बहुत हो गया है।
लेकिन पुलेला ऐसे खिलाड़ी थे, कहते थे सर अब और क्या करना है। तो ये जो मेहनत का जज्बा है और ये जो फिजिकल आपकी फिटनेस की चीजें हैं, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए, ऐसे उदाहरण सामने आने चाहिए कि किस तरह उन्होंने इन संघर्षों से पार पाई, क्या उन्होंने तरीका अपनाया। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जगत को, उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है। तो फिल्में मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये समस्याएं आगे आएंगी, उनके सॉल्यूशंस आप ढूंढेंगे, कॉर्पोरेट जगत भी थोड़ा सा प्रेरित होगा, ऐसे खिलाड़ियों को मदद देगा। मुझे राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब की बात याद है, एथेंस में उन्होंने एक हिस्टोरिकल रजत पदक जीता था भारतीय शूटिंग के लिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण पदक था भारतीय खेलों की दृष्टि से मैं कहूंगा, और खासतौर से शूटिंग के लिए जो इतना महत्वपूर्ण था कि अब वो बहुत रात दिन का फर्क आ गया है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि पदक जीतने के बाद हमें इतना समर्थन मिल रहा है, ये देख के मैं खुश हूं, लेकिन यही समर्थन अगर बाकी खिलाड़ियों को पदक जीतने से पहले मिल जाए तो मैं समझता हूं भारत में के लिए और बहुत ज्यादा पदक आएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये सभी को समझानी चाहिए, जनमानस में जानी चाहिए, पेरेंट्स को जानी चाहिए, कॉर्पोरेट जगत को जानी चाहिए कि ये करने से भारतीय खेल जगत और ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है, अब बहुत चीजें बदल रही हैं, जैसा भी भानावत साहब ने बताया, कई स्कीम्स आई हैं, कमेटी की रिपोर्ट्स आई हैं, तो उनके आधार पे बहुत चीजें, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, आपके खेलो इंडिया की स्कीम लाई गई है, तो इनसे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन ये अभी भी नाकाफी है। ये जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक कि जनमानस में दिल दिल में ये चीज नहीं बैठेगी, यानी एक हम जो है फिजिकली फिट नेशन और स्पोर्टिंग नेशन नहीं बनेंगे, और उस दिशा में हमें बहुत दूर जाना है। और जैसा अभी रत्नेश जी बता रहे थे कि इसके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मैं मानता हूं, जैसे फिजिकल एजुकेशन की आपने बात की थी, तो पीटीआई जो होता है स्कूल्स के अंदर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि वहां उसे लगा देते हैं अनावश्यक कार्यों के अंदर, एक डिसिप्लिन इंचार्ज बना के उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो कड़ी वहां से पकड़ें तो बच्चों को वहां थोड़ा सा मार्गदर्शन दें, उस पीटीआई को सशक्त करें, उसको टेक्निकली मजबूत करें, और थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है, तो वहां वो संभाल ले तो आपको एक बचपन से एक इनफ्लो मिलना शुरू हो जाएगा स्कूल लेवल से। और जैसा आपने कहा कि फिटनेस के अलावा मेंटल फटीग जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। आपको मेंटली धीरे धीरे मजबूत करना, उसकी बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना और उसको मजबूत बनाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मेरा खुद का अनुभव है, जॉन ग्लॉस्टर जो इंडिया टीम के फिजियो भी रहे, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो सचिन के रिटायरमेंट के आसपास की बात है कि रिटायरमेंट में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा था कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। तो 1-to-1 इंटरेक्शन था, वो आर से इसमें आईपीएल के अंदर वो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए थे। तो तब मैंने उनसे पूछा सचिन क्या कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, उन्होंने जवाब दिया था कि फिजिकली ही कैन बट मेंटली आई एम सस्पेक्ट, क्योंकि मेंटल जो फटीग होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो आपको वो लेवल बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि आप नेगेटिव्स को दूर करते चले। तो मेरा उनसे अगला सवाल यही था कि अगर आप कहते हैं मेंटल फटीग, तो इतना लंबा वो कैसे खींच पाए, राहुल द्रविड़ हो, लक्ष्मण हो, सचिन हो, इनकी लंबी पारियां रही हैं, तो इतने लंबे ये क्यों खेल पाए अगर मेंटल फटीग का सवाल है। तो उनका यही जवाब था कि ये नेगेटिव्स को ब्लॉक करना ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, यानी आपके दिमाग में जब भी कोई नेगेटिव आता है आप उसको ब्लॉक करने की कला सीखें, अनावश्यक चीजों में उलझे नहीं। और वो देखा आपने सचिन को हमेशा कान के अंदर वो लगाए रखते, ईयरफोन और म्यूजिक सुनते रहते थे, उनका फोकस वहीं से बनता था। तो आप नेगेटिव्स को ब्लॉक करते रहें बराबर और अपने राह पर आगे चलते चले, तो ये चीजें सफलता की कुंजी होती हैं। तो ये बहुत देर में समझ में आता है और भारतीय सरकार को भी बहुत देर में समझ में आया। अब हाल के वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत परिवर्तन आया है, साधन सरकार ने बहुत ज्यादा झोंके हैं और उसके परिणाम भी बहुत सुखद सामने आए हैं कि सरकार ने जितना सहयोग दिया, प्रधानमंत्री खुद टीमें जाती हैं तो उनसे मिलते हैं, आती है तो उनसे मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि फिल्में ऐसी बने जो इन चीजों को बचपन से इनके महत्व को समझाने की कोशिश करें। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके बॉक्स ऑफिस पे भी ये नजर रहती है कि कमाई कितनी करनी है, लेकिन सिर्फ कमाई से उनके हमें आंकना नहीं चाहिए कि कितनी सफल रही। मैं चाहूंगा सफलता उस लिहाज से आंकी जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वे पहुंची हैं, अच्छा संदेश, पॉजिटिव संदेश, सकारात्मक संदेश वे दे पाई हैं। क्योंकि जहां तक संदेश की बात जाती है, नकारात्मक चीजें भी बहुत सारी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। आपने देखा होगा इमरान हाशमी एक फिल्म थी मैच फिक्सिंग के ऊपर, हॉलीवुड के अंदर कुछ फिल्मों में रहते सब, शायद आपको ध्यान होगा, अभी आर्मस्ट्रॉन्ग पे फिल्म बनी थी जिसमें उन्होंने इतने सारे सफलताएं अर्जित की थी साइकिलिंग के अंदर, लेकिन ड्रग्स में बेन जॉनसन का उदाहरण हमारे सामने है, ये ड्रग्स के अंदर वे पकड़े गए थे। तो नेगेटिव चीजें भी ऐसी हैं, और जैसे कि चटपटा खाना ज्यादा पसंद आता है, नेगेटिव चीजें जल्दी ग्रहण करता है कोई भी बालक या अपरिपक्व दिमाग जो होता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजों को पॉजिटिव ढंग से, सकारात्मक ढंग से और ग्राह्य ढंग से
कैसे परोसा जा सकता है ये तो सिनेमा वाले खुद बना सकते हैं। आमिर खान ने इतनी अच्छी दंगल फिल्म बनाई, बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन था, लेकिन इन चीजों को कैसे समाविष्ट किया जाए, बॉक्स ऑफिस पर भी कैसे सफल हो, ये तो फिल्म वाले बताएंगे। लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि इस तरह की फिल्में बनती रहें, आगे से आगे इस तरह के संदेश जाते रहें, पेरेंट्स सशक्त हों, समझदार बने, और खासतौर से एक माहौल ऐसा बनाने में मदद करें फिल्में कि बच्चा सुरक्षित महसूस कर सके। आज पेरेंट्स को सबसे बड़ा डर क्या होता है, बच्चा मैदान में जाएगा, एक दो बच्चे होते हैं, आंखों के तारे होते हैं, बच्चा मैदान में जाएगा, सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, आगे सीनियर खिलाड़ी कैसा व्यवहार करेंगे, कोच कैसा व्यवहार करेंगे, कोचिंग के बाद घर कैसे लौटेगा। तो एक वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सब पर है कि एक अच्छा वातावरण बने, पॉजिटिव वातावरण बने, जहां पे इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ फिल्में एक ऐसी चीज है वो इस दिशा में जरूर बढ़ने में मदद देंगी, क्योंकि जैसी फिल्में अभी बन रही हैं और एक के बाद एक हीरो हमारे सामने आ रहे हैं, नीरज चोपड़ा का उदाहरण हमारे सामने है, तो बहुत सारी ऐसी खेल जगत में ऐसी बातें हैं, बहुत सारे हीरोज अभी बाकी हैं, और बहुत सारी अनसुनी अनकही कहानियां हमारे सामने आनी बाकी हैं, और उनके ऊपर यदि अच्छी फिल्में बने, सकारात्मक फिल्में बने, और जिससे कि सारे माहौल को बदलने में मदद हो सके, तो मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी सेवा होगी। और खेल दिवस पर आज हम यही उम्मीद करते हैं कि खेल जगत को, फिल्म जगत ऐसी ही फिल्में बना कर देगा जिससे कि एक सकारात्मक माहौल बने, सारे बच्चे बचपन से ही खेलों की वैल्यू को समझने लगें, और व्यक्तित्व निर्माण के बतौर खेलों को लिया जाए, तो ये सब चीजें फायदे देंगी। और खेलों को मैं समझता हूँ अगर व्यक्तित्व निर्माण सफलता नहीं भी मिले तो भी आप कम से कम व्यक्तित्व निर्माण के लिए जाएं। और सबसे बड़ा एक पहलू जो है कि जो फिल्मों को ये चाहिए कि यह दिखाएं कि आप सोने की चमक जैसे होती है उसके पीछे आप कितनी मेहनत होती है, लेकिन यहाँ पे सोने की चमक के पीछे अंधेरा भी है फिल्म जगत की तरह। क्योंकि जहां कुछ खिलाड़ी बहुत सफल होकर बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी सफल नहीं हुए उनकी जिंदगी का क्या, और वो उस हताशा को, उस निराशा को कैसे कोप करते हैं या कैसे करना चाहिए, और अन्य दिशाओं में कैसे वो सफल हो सकते हैं, ये चीज भी सिखानी युवा पीढ़ी को बहुत जरूरी है। क्योंकि सभी सचिन नहीं बनते, सभी नीरज चोपड़ा नहीं बनेंगे, कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो बीच में बहुत भटकाव भी आएंगे, और रास्ता यदि भटक गए तो उनके जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आपको इन सब चीजों के लिए सशक्त बनाना होगा खिलाड़ियों को बचपन से, पेरेंट्स को भी कि वे चीजें उनको समझाएं, सीनियर्स का दायित्व है, कोचेस का दायित्व है। तो ये सब चीजें यदि माहौल बदलने में सहायक होती हैं तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि खेल दिवस पर कि फिल्में ऐसा योगदान देंगी समाज के प्रति और खेलों के प्रति उनका एक बहुत और बहुत बड़ा सहयोग होगा, जिससे भारतीय खेल जगत मुझे लगता है ऊपर जा दिनेश सके। का तो भानुजी जी इसके साथ मैं नेटवर्क की आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका मिला। चलिए, धन्यवाद दिनेश जी। आपका वक्तव्य जो मूल उसका केंद्रीय भाव रहा कि हमारे यहाँ ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो उस व्यक्ति के जज्बे को बनाए रखें। खेलों के पीछे जिस तरह की एक मेहनत खिलाड़ियों की है, जिस तरह वो संघर्ष करके अपना स्थान बनाते हैं, उसके साथ साथ उसके उस मानसिक संतुलन को कायम रखते हुए, और सबसे बड़ी बात कि हम हमारा जो पूरा पारिवारिक और शैक्षिक माहौल है उसमें कहीं बच्चों को प्रेरित करते रहें, वो इस समय बहुत मुख्य है। और फिल्में कहीं शैक्षिक सरोकारों से जुड़ी रहे, और कॉरपोरेट जगत से भी आपने आह्वान किया कि वे भी आगे आए और इस दिशा में कहीं अपना योगदान दें। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी उसका विवेचन विश्लेषण की आपने अपेक्षाएं की, और जब आपने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर अभी फिल्मों की बनने की आवश्यकता है, तो मुझे ऐसे ही बैठा बैठा ध्यान में आया कि हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यानचंद जैसा जो एक खिलाड़ी हमारे यहाँ रहा, क्या उस पर भी कभी कोई फिल्म बनी? मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई उन पर फिल्म बनी हो। हालांकि बातें तो भारत रत्न देने की बात भी हो रही है उनको, लेकिन मुझे लगता है कि मेजर ध्यानचंद इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी को, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 79 में उनका निधन हुआ था 3 दिसंबर को, जो अपने जीवन काल में एक किंवदंती बन गए हो, जिनके हॉकी को लेकर के इतने कहानी किस्से प्रचलित हो, वो भी क्या एक आर्मी के एक सामान्य ऑफिसर थे, और वहां से भी किस तरह से उन्होंने प्रगति की, सामान्य स्कूली शिक्षा प्राप्त करके इलाहाबाद में जन्मे, फिर आगे उन्होंने जिस तरह से भी अपना सारा एक करियर को शेप दिया, उस व्यक्ति के जीवन पर भी कहीं यदि कोई फिल्म बनती है
तो मुझे लगता है कि उस दिवंगत आत्मा के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। हमारे जो मित्र सवाल पूछना चाहें, सवाल आमंत्रित हैं, इस अनुरोध के साथ कि वो अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें। क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए हम चाहेंगे कि वो अपना नाम और अपना परिचय दे करके कोई भी टिप्पणी हो, कोई सवाल हमारे विशेषज्ञों से हो तो वो आमंत्रित है। बीच में गुरुशरण लाल जो बिलासपुर के ही हैं और आजकल शायद दुर्ग में पढ़ा रहे हैं जर्नलिज्म, उन्होंने हैंड रेज किया था। यदि वो जुड़े हुए हैं तो सवाल पूछ सकते हैं, और यदि कोई सवाल नहीं है तो फिर चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि कोई हाँ, गुरुशरण लाल आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पहले अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप। हाँ। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जितेश सर को नमस्कार सर। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ सर। मैं शुरू से ही सुन रहा था सर, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा सर आपका, मनोज सर का और दिनेश सर का। बहुत ही अच्छे से मतलब किस तरह से मतलब जो खेल पत्रकारिता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्लस खेलों और खेल के खिलाड़ियों पर इस तरह से फिल्में बनी हैं और बननी चाहिए, इस पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई सर आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही लाभदायक चर्चा रही सर। धन्यवाद देता हूँ सर। कोई सवाल हो तो पूछिए। नहीं सर अभी तो नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई विशेष सवाल या टिप्पणी किसी के मन में नहीं है। सभी वक्तव्य अपने आप में इतने स्पष्ट और सारगर्भित थे। इसका जो पूरा तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं पृथ्वी सेंगर, डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, जो मेरी शोधार्थी रही हैं और इस समय IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ में मीडिया शिक्षक है। उन्होंने अभी मैसेज करके मुझे बताया कि 162 रजिस्ट्रेशन इस वेबिनार में हुए। एक बांग्लादेश से भी हुआ है रजिस्ट्रेशन। बाकी लगभग देश के हर अंचल से रजिस्ट्रेशन। हालांकि आज मुझे लगता है चूंकि वर्किंग डे और समय भी ऐसा है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं, कहीं कहीं क्लासेस हैं, तो अटेंडेंस थोड़ी सी कम है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, और इसी अनुरोध के साथ कि आप हमारे इस अभियान के साथ जुड़ें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही अपने टिप्पणी से हमारा मार्गदर्शन भी आगे करते रहें। मैं हमारे तीनों वक्ताओं का, दिनेश शर्मा जी, रत्नेश सिंह जी और डॉक्टर स्मृति पाठी, इनके प्रति अपना आभारी हूं कि उन्होंने हमारे एक औपचारिक निमंत्रण को स्वीकार किया और इस चर्चा को सार्थक बनाया। जो मित्र इस कार्यक्रम से जुड़े देश के अलग अलग अंचलों से, जिन्होंने इतना अपना समय दिया, मुझे लगता है कि ये इस दिवस के प्रति कहीं उनका एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। इस कारण से वो सब हमारे साथ जुड़े, अपने इस विचार विमर्श में अपना एक आहुति दी। क्योंकि ये वैचारिक विमर्श कोई आवश्यक नहीं है कि किसी हम अंतिम निर्णय पर पहुंचे। जैसा दिनेश जी ने कहा कि एक माहौल बनना चाहिए, तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम एक इस तरह का माहौल बने जहां कहीं सकारात्मक चिंतन का हम आधार बना पाए। जैसा शुरू में मैंने कहा था कि इस नई तकनीक ने, वैकल्पिक माध्यम ने एक सुविधा दी है। फिजिकल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं हम, वहां भी 20-25-30 लोगों के साथ बैठ करके बात वहीं हॉल में खत्म हो जाती है। लेकिन हम इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, आप सभी के सहयोग की उम्मीद और आकांक्षा के साथ। शीघ्र ही अगले फिर इसी तरह के विषय पर संवाद के लिए अपन फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।